मुल्क को ले डूबेगा। ये कहां पर ले आए हैं मुल्क को ले डुबोने के, किस नहज पर? खुदा ना करे फिर कहते हैं खुश हो रहे हैं, लेकिन मामला यहां पर पहुंच चुका है कि 3 अरब से कम के हमारे ज़खायर रह गए ज़र। अच्छा, एनर्जी वाला वो जो IMF ने कहा है कि जनाब आप ये 2 भिक्की और हवेली बहादुर शाह, इनको आप, वो मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं, इन दोनों को आप कर दें, बेच दें आप इनको, तो उनसे एक तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। आंखें डाल के मैं बात करूंगा, वो प्लान कैंसिल हो गया है। हुकूमत ने IMF की जो डिमांड्स थी, बड़ी सख्त डिमांड्स हैं, वो सारी की सारी कबूल कर ली हैं। अब अनकरीब हम उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा जो है ना वो ये रिव्यू कामयाब हो जाए और हम IMF से हमें कुछ पैसे मिल जाएं, जिसकी वजह से फिर हम डिफ़ॉल्ट अवर्ट कर सकें और बाकी मामला में चल सकें। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसहाक डार पर और नवाज शरीफ साहब पर भी, आई वुड से एट द वेरी सेम टाइम, उनको इनक्रिमिनेट किया है, उन पर एक फर्द जुर्म आयद की है। ज़रा वो देखिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। माहिर मुइश्शत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने खुर्रम शहजाद साहब ये सुना मिफ्ता इस्माइल साहब जो कल बात कर रहे थे, आप समझते हैं कि अक्टूबर में ये रिव्यू पूरा हो सकता था? इस नहज पे लाने वाले इसहाक डार साहब हैं और वो कह रहे थे कि मेरे बाद किसी इकोनॉमिस्ट को ले आते। इसहाक डार साहब इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ही इज एन अकाउंटेंट। जी देखिए, बात यह है कि जब भी टाइम पे फैसला नहीं होता तो ऑब्वियसली उसके रिपरकशंस होते हैं। और ये हमने देखा है कि टाइम वेस्ट करने से हुआ ये है कि हमारे पास क्योंकि अपनी ट्रेजरी में पैसा नहीं था और हमारे पास नेगोशिएट करने के लिए भी वो इकोनॉमिक पावर नहीं थी कि हम इतने आराम से नेगोशिएट कर सकते। तो डेफिनेटली बेहतरी इसी में होती है कि जो आपके पास जो इस्तात उस हिसाब से आप बात भी करें और फिर आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया करने से डेफिनेटली लॉसेस हुए भी हैं और मजीद हो सकते हैं अगर हम मजीद टाइम ज़ाया करेंगे। और होपफुली ये अगले हफ्ते में कुछ ना कुछ इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे और वहां से ऑनवर्ड्स जो है हमें देखना होगा कि महंगाई, ग्रोथ और अब जो सारी खुर्रम साहब जो हमने तमाम जितनी उनकी शराइत थी वो हमने मान ली हैं, तो अब मुल्क के दिवालिया होने का खुदा न खास्ता जो खतरा जिसका मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, वो आपको लगता है कि अब वो खत्म हो गया, हमने मान लिए तो अब ये कंटिन्यू करेगा प्रोग्राम? देखिए, एक तो ये हमें जो है सोचना है कि या इस पे हमें जो है इस पे ध्यान देना है कि हम ये शायद समझ रहे हैं कि IMF की शराइत मानने से और डिसीजंस लेने से हम टोटली जो है वो मसलों से बाहर आ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि ये कंटिन्यूस एफर्ट होगी यहाँ से ऑनवर्ड्स और यहाँ से जो चैलेंज है वो शुरू हो रहा है। ये ना समझे कि चैलेंज यहाँ से खत्म हो रहा है या प्रॉब्लम जो है वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे IMF के आने से। IMF हमें $1.1 बिलियन देगा, उसके बाद हमने एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स लेके चलने हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हमने IMF की वो सारी शराइत मान ली और खुद से रिफॉर्म्स नहीं स्टार्ट किए, जो भी गवर्नमेंट में हो, तो इससे ज्यादा जो है हम बड़ी कॉस्ट पे करेंगे इवेंचुअली, क्योंकि हमने देखें कर्जों की अदायगियां भी करनी है और IMF अगर हमें आपकी इकोनॉमी को ग्रो करना जरूरी है और वो ग्रोथ इतने आराम से नहीं आती। खुर्रम साहब ये ग्रोथ वाले पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगा, वो जनरल बाजवा कहते थे कि ग्रोथ हो रही है, तो खुर्रम साहब मैं आपसे बतौर एक्सपर्ट एक सवाल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना चाह रहा हूँ। ये जो मैशियत जिसकी हम सारा दिन हम कर रहे हैं, इज इट फॉर द स्टेट? ये तो स्टेट मशीनरी की सारी अखराजात हैं। वेयर इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान? कभी मैंने आज तक ये डिस्कशन नहीं से की कि इसमें लोगों की हेल्थ पे इतने पैसे बढ़ रहे हैं, सेहत पे इतने पैसे बढ़ रहे हैं। यही होता है कि मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है, मुल्क डिफॉल्ट। और इज दैट राइट कि ये 12,000 अरब रुपया तो चाहिए सिर्फ इस रियासत को चलाने के लिए? वेयर इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन दिस सिस्टम? बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। और ये जो कहा जाता है कि मुश्किल फैसले हैं, ये मुश्किल फैसले हैं, इसमें ज्यादातर आसान फैसले हैं जो कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो फैसले जो है ये वाले फैसले लेती है कि जो रुपया है उसकी कदर में कमी कर दें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, गैस की कीमतें बढ़ा दें, बिजली की कीमतें बढ़ा दें। ये तो आसान फैसले हैं। और जो मुश्किल फैसले हैं ना, वो जो जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, बेसिकली वही प्रॉब्लम हमारे यहाँ बढ़ती आई है ओवर द पीरियड, जिसमें आप अपने तो क्या करना चाहिए? जरा थोड़ी रहनुमाई करें ना, इनको क्या करना चाहिए जिसको मुश्किल फैसले? किसके बजट को कट लगेगा तो आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, ये बता दें। देखिए, अक्रॉस द बोर्ड 30% कट चाहिए आपको, अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा जी, 30%, यानी कि जितना बड़ा आपका बजट है ना, या तो 30% उसमें से खर्चे कम करें। अक्रॉस द बोर्ड में बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कम कर दें, उसको कम कर दें। अक्रॉस द बोर्ड बजट जो है वो कम करना पड़ेगा और उस 30% को हमें अपने कर्जों की अदायगियां और प्रायोरिटी जो एरियाज हैं जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड सिक्योरिटी है,
ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, ये सारे बेसिक्स हैं आपके, इसकी तरफ आना पड़ेगा। वाटर की जो है ना आपके पास आने वाले सालों में आपको बड़ा जो है ना वो शॉर्टेज होगी पानी की, तो वो तो बेसिक है आपका। अच्छा, वो बेसिक रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे थे खुर्रम साहब, आप कह रहे थे कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी ये आपका सिंगल फैक्टर काफी है, एनर्जी सेक्टर आपको बर्बाद करने के लिए, और कर चुका है आपको। इस पे आप पैसा खर्च करें ना। देखिए, प्रायोरिटी चेंज करनी है आपने। आपके पास पैसा है, ये गलत बात है कि टैक्सेस हमें इकट्ठे नहीं करते। वो ठीक है, हमारे जीडीपी का 9% है, 10% है, बट जो 9-10% है वो भी तो ठीक खर्च नहीं होता ना, वो भी गलत चला जाता है। अच्छा, एनर्जी वाला वो जो आईएमएफ ने कहा है कि जनाब आप ये दो भिक्की और हवेली बहादुर शाह, इनको आप, वो मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं, इन दोनों को आप कर दें, बेच दें आप इनको, तो उनसे एक तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, दूसरा उनसे शायद वो जो हमने कैपेसिटी पेमेंट वाला मुआहदा किया हुआ है वो भी शायद रिन्यू हो जाए और हम टेक एंड पे आ जाए, तो ये तो बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, नहीं? देखिए, जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ निशानदेही की है। देखिए, पहले मैंने कहा ये कि अपने टैक्सेस को सही जगह लगाना है, अपने बजट को 30% कट करना है एक्सपेंडिचर्स को, और उसको आपने प्रायोरिटी एरियाज पे डालना है। इसमें से एक एनर्जी है और दूसरा है एसओईज, स्टेट ओन एंटिटीज। इस वक्त 212 एंटिटीज हैं, तकरीबन 210-212, जिसमें से आपके पास 85 कमर्शियल एंटिटीज हैं, और उसके अंदर मैं आपको इतना बताऊं कि 10 से 15 एंटिटीज आप आज बंद कर देना, बंद कर दें, मुल्क को फायदा हो जाएगा। ये बताया आपको, तो बंद बिल्कुल कर बिल्कुल बिल्कुल ठीक, स्टेट बात कर रहा हूं मैं, बंद कर देना अगर, तो आपके पास तकरीबन 300 से 500 अरब रुपया से पुन 10 से आएगा। ठीक हो गया। और दूसरा ये जो फेडरल गवर्नमेंट खुद अपने आप को रन करती है ना, वो जरूरत नहीं है चलाने की। अच्छा खुर्रम साहब, मेरे पास क्योंकि टाइम थोड़ा है, देखिए सिंबलिज्म बड़े इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक्चुअली टाइम थोड़ा है, मैंने वो कुछ आपसे बयानात आए हैं जनरल बाजवा वाले, मैंने उस पर आपसे पूछना है। वो जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने ये फैसला इस वजह से किया, इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक थे, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता उस वक्त, ग्रोथ तो हो रही थी लेकिन हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो डिप्लीट हो रहे थे, और आज जाके 2.8 पे तो आ गए हैं। लेकिन ये कितनी दुरुस्त बात है आपके ख्याल में? पिछले अप्रैल के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत को निकाला गया तो क्या मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था उस वक्त? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट कोई भी होती ना, उसका यही हाल होना था आज। लेकिन इस गवर्नमेंट की वजह से हाल थोड़ा सा खराब कैसे हुआ कि अक्टूबर में जब आपने, देखिए, एक तो कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्फिडेंस मेरिट की हम बात करते हैं, एक उसको एक तरफ कर दें। अभी कोई भी आप बंदा लगाते हैं ना, आपके साथ अगर आईएमएफ डील कर रहा है, सऊदी अरेबिया डील कर रहा है, चाइना डील कर रहा है, अगर फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, कभी आपका एफबीआर का चेंज हो जाएगा बंदा, कभी स्टेट बैंक के ऊपर बंदा ही नहीं होगा आपके पास, तो आप किससे बात करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 6-7 फाइनेंस मिनिस्टर पिछले 5 साल में चेंज हुए हैं, बल्कि 4 साल में 6 से 7 फाइनेंस मिनिस्टर। आपके स्टेट बैंक गवर्नर एक वक्त में, अभी पिछले 3-4 महीने तक तो स्टेट बैंक डिप्टी गवर्नर चला रहा था। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब आपके लोग सामने बैठते हैं ना, जो बात करने वाले होते हैं, डील करने वाले, पॉलिसी पे बात करने वाले, कमिटमेंट करने वाले, पॉलिसी की कंटिन्यूटी चाहिए। और खुर्रम साहब, मैं एक सवाल देते हैं ना, तो उसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, का शिकार हो चुके हैं। अच्छा खुर्रम साहब, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जब खान साहब आए तो उन्होंने कहा था आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, उनका पहला भी ख्याल था कि नहीं वो जान दे देंगे, कर्जा नहीं लेंगे, फिर वो भी गए। अब ये सागडार साहब भी वही हलाकू हाँ बने, सुल्तान रही बने कि आप आंखें दिखाई, फिर वहाँ के वहाँ गई। मुझे इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी को भी देख लिया रिसेंटली, पीटीआई को देख लिया, पीएमएन को देख लिया, पहले ये बनते हैं सुल्तान रही, फिर ये आईएमएफ के पास चले जाते हैं। तो पाकिस्तान किस तरह चलेगा? क्या ये इसी डायरेक्शन में हम एक रिस्पेक्टेबल मुल्क बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं सर। आपका 5th लार्जेस्ट आप पॉपुलेशन वाली इकोनॉमी है, इतनी बड़ी आपकी यंग पॉपुलेशन है, आपके पास इतना बड़ा पोटेंशियल है। अल्लाह ने आपको 4 मौसम दिए, पोटेंशियल तो आपके बेताशा है। प्रॉब्लम ये है कि हमें मैनेज करने का प्रॉब्लम हो रहा है। 3 एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉम्प्लिकेट, मैंने एक आर्टिकल अभी बीच में लिखा था जिसका मैंने कंपेयर किया था कि इंडिया का 1992 में जो हाल था, 91 से लेकर 93 तक, यानी कि 3 साल में, उस वक्त उसके प्रॉब्लम्स हमसे ज्यादा खराब थे। उस वक्त भी एक ग्लोबल वॉर हो गई, लेकिन डायरेक्शन ठीक की उन्होंने, डबल हो गई थी। उस वक्त भी उनका कोलिशन गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी उनका ट्रेड डेफिसिट यही था, 1 अरब डॉलर रह गए थे रिजर्व के अंदर। हमसे ज्यादा बुरी हालत थी, 70 अरब डॉलर के डेट रीपेमेंट की, डेट था उनका और रीपेमेंट उस पर की। फिर आईएमएफ के पास जा रहे, आईएमएफ भी सुन रहा था। उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4 से 5 लोगों को, कॉम्पिटेंट लोगों को उठा के लगाया, एम्पावर किया। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, और एक तरफ उसने कोलिशन संभाली और इस टीम को कहा कि आप जो डिसीजन लेते हैं लें, हम आपको जो है पीछे सपोर्ट करेंगे और आप अपना बेस्ट दें। और इंटीग्रिटी वाले लोग, कॉम्पिटेंट लोग थे, सबसे बड़ी बात कॉम्पिटेंट लोग थे और उनकी नीयत थी और उन्होंने रिफॉर्म्स किए और मुश्किल फैसले उन्होंने अपने लिए लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया।